अब क्या एक बार फिर प्रलय आने वाला है, क्योंकि प्रलय मछली फिर से आ गई है। ये मछली जब जब आती है जब प्रलय आता है। इस फिश का नाम है ऑरफिश। आपको पता होगा 2011 में जापान में इस ऑरफिश को ओशन स्टॉप पर कैप्चर किया गया था। कुछ समय बाद जापान में दुनिया का सबसे बड़ा चौथा भूकंप आया था, जो करीब 6 मिनट तक चला, जिससे समुद्र से सुनामी आई और 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। पुराने समय की लोक कथाओं के अकॉर्डिंग इस ऑरफिश का ऊपर आना यानी एक बहुत बड़े प्रलय को इंडिकेट करता है। कहते हैं कि ये हमें ऑरफिश समुद्र का अग्रदूत है, जो एक प्राकृतिक घटना के होने को बताता है, जिसमें भूकंप, सुनामी, सैलाब जैसी प्राकृतिक घटनाएं होगी। समुद्रवासियों का कहना था कि समुद्र से कोई प्राकृतिक घटना होती है तो ये ऑरफिश बाहर आ जाती है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि ऑरफिश का इन प्राकृतिक आपदाओं से कोई कनेक्शन नहीं मानते। तो चलो इसके बारे में गहराई से समझते हैं। ऑरफिश ये मोस्टली 200 से 100 मीटर गहरे ओशंस में रहती है। हाँ, ये कभी कभी 1500 मीटर तक डीप में देखने को मिल जाती है। ये इतनी गहरे ओशंस में रहने का कारण है वहाँ की टेम्परेचर और इनकी बनावट, जो दाब वाले क्षेत्र में रहती है, क्योंकि वहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है वो इनके रहने लायक होता है। ये ऊपर इसलिए नहीं आती क्योंकि ऊपर का वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो कि इनके रहने लायक नहीं होता है। ये 10 से 36 फीट तक लंबी होती है और ऑरफिश का ओशन स्टॉप पर आने के 4 कारण हो सकते हैं। पहला, बीमार। कहा जाता है कि ये इनकी लाइफ का एंड्स में होता है, या फिर बीमार हो तो ये खुद ओशंस के टॉप पर आकर मर जाती है। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर ऐसा होता तो वैज्ञानिकों को रिसर्च करनी चाहिए उनकी बॉडी पर वाकई में कोई बीमारी है या फिर एंड लाइफ से ऊपर आती है। हालांकि इसको सॉल्व करने की कोशिश जारी है। दूसरा बड़ा कारण है पॉल्यूशन। इंसानों की कमाई के कारण बढ़ते पॉल्यूशन से क्या पता जो ओशंस है उसका वाटर लेवल है वो पॉल्यूट हो गया हो, जिसके कारण उनके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, जिसके कारण ये ऊपर आती हो। थर्ड है तापमान। समुद्र में क्या पता टेम्परेचर बढ़ रहा हो जिससे ये ऊपर आती है, और क्योंकि 19 दशक से आज के समय तक पर ईयर गर्मी बढ़ती जा रही है। और चौथा बड़ा कारण है प्राकृतिक आपदा। शायद आपको पता होगा कि हवा से भी तेज वाइब्रेशन पास होता है पानी में, और हवा जो होती है उससे तेज वाइब्रेशन है वो 10 गुना ज़्यादा फैलता है तेज़ी से। जो समुद्र जीव होते हैं वो समुद्र में होने वाले हलचल वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक महसूस करते हैं। मोस्टली फिशेज होती है, इनके कान तो नहीं होते, लेकिन कुछ अंग लाइक लैटरेट लाइट सिस्टम इनसे समुद्र की हलचल या शिकारी को महसूस करती है। और दूसरा ब्लेंडर, और कुछ ऐसे मछलियों के अंग होते हैं जो वाइब्रेशन को समुद्र में होने वाले हलचल को सुनने में मदद करते हैं। अब इसको कुछ वैज्ञानिक एग्री करते हैं, और ये हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। अब इसके आधार पर भूकंप, सुनामी से पहले जो समुद्र में हलचल और नीचे जो टाइटेनिक प्लेट्स होती है उनके खिंचाव टकराव से जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन बनता है, वो समुद्र में ईजिली फील कर लेते हैं, जिसके परिणाम से ये खतरा महसूस करती है और बाहर आ जाती है। लेकिन ये बात सच है कि पानी में वाइब्रेशन और कम हर्ट्ज वाला कंपन भी समुद्र जीवों को सुनाई देता है। अब ऑरफिश 2017 में फिलीपींस में देखी गई थी, जो भूकंप की चेतावनी बताई गई थी। अब इसी प्रकार 1996, 2011, 17, 19, 20 इन सालों में ऑरफिश को देखा गया। और जैसा कि इनका आना प्राकृतिक घटना बताना है, तो कभी भूकंप की आशंका जताई गई थी। और 2011 में जापान में भूकंप आया और सुनामी है, जिसका जापान आज भी खामियाजा भुगत रहा है। तो चलिए 2025 में मिली ऑरफिश के बारे में जानते हैं। ये ऑरफिश लगभग 21 से 22 फरवरी को देखा गया था, जबकि 2025 में 6 दिन बाद यानी 28 फरवरी 2025 को जब मैं इस वीडियो स्क्रिप्ट को बना रहा था तो नोटिफिकेशन आया कि नेपाल में 5.5 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसके झटके उस राज्यों में महसूस करने को मिले। तो जानते हैं ये मछली आखिर किन एरिया में पाई जाती है और रिंग ऑफ फायर किया है। तो ये वो एरिया है रिंग ऑफ फायर जहाँ पर जो भूकंप होते हैं, जो वॉल्केनोज होते हैं, उनका फटना आम बात है, और वहाँ पर ये वॉल्केनो भूकंप आते रहते हैं। और ये ऑरफिश भी उसी तट पर पाई जाती है। ये 2011 में यहाँ पर मिली थी और 2025 में यहाँ पर। तो ये रिंग ऑफ फायर एरिया है। अब इस ऑरफिश से रिलेटेड सारी डिटेल आपको बता दी है, तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ पर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और मिस्ट्री, हेल्थ कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।